गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे सभी लोग? पढ़ने में मजा आ रहा है? अच्छा ये बताओ, सच में तुम तीनों लेक्चर पूरे कर लेते हो एक दिन में? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सभी लेक्चर पूरे करना है, ठीक है? जो मैंने आपसे कहा था ना, 5 से 6 घंटा लेक्चर को देना पड़ेगा, डीपीएस को समय देना पड़ेगा, डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, अपने खुद के बनाए नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बायोमेंटर्स के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना? सर टाइम नहीं बचता। टाइम का करोगे क्या? समय जो है, यदि तुमको अपना समय बदलना है ना, तो आज तुम्हें समय लगाना पड़ेगा। याद रखिए, कभी भी बैंक में जो पैसा रखा होता है ना, उस पर लोग बोलते हैं भाई हमको इतना इंटरेस्ट मिला। भाई जितना ज्यादा पैसा बचा के रखोगे उतना अधिक इंटरेस्ट मिलेगा। पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिटर्न मिलेगा। कोई भी बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट करता है, तब जाके उसे प्रॉफिट मिल पाता है ना? तो आप समझ लो कि आप समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने खुद के समय को बदलने के लिए। समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने खुद के समय को बदलने के लिए, ठीक है बेटा, है ना? तो जो है मेरा मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि बेटा आज जो समय लगाओगे उससे तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, है ना? ठीक है, मेहनत करते हैं यार, हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, हर दिन अपने आप से बोलते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, है ना? ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं। तो अभी तक बेटा हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे। पहले बताओ मेरे को के सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो दिया गया मॉडल है ना, ये तस्वीर में जो मॉडल दिखाया गया ये क्या है बेटा? ये फिगर 8.4 दिखाया हुआ है, ये क्या? ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये क्या है बेटा? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। बताइए इस मॉडल को किस ईयर में दिया गया था? ठीक है ना, आपको बताना इस मॉडल को किस ईयर में दिया गया था, किसने दिया था? ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बताइए। ठीक है, व्हाई दिस मॉडल कंसिडर्ड सुपीरियर देन द प्रीवियस मॉडल? क्यों ये मॉडल दूसरे पहले वाले मॉडल की तुलना में बेहतर माना जाता है? आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 ये है कि इस मॉडल को किस ईयर में दिया गया था, इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, और इस मॉडल को पहले वाले मॉडल्स की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, क्लियर है ना? फिर क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोज़ेक? मोज़ेक किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मोज़ेक किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है? टर्म मोज़ेक किस कंपोनेंट को जो है वो इंडिकेट करता है? आप बताएंगे, ठीक है, क्लियर? ठीक है, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ओलिगोसैकेराइड, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एमएससी? एमएससी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आप में से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एमएससी? एमएससी का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए देखो बेटा, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था बेटा हम बात करते बेटा किसके ऊपर? हम बात करते फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने आपसे कहा था मेम्ब्रेन के फंक्शंस को थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे, समझेंगे अच्छे से बेटा इसको हम, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ हिस्सा है ये, ठीक है, क्लियर? अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं, बार बार बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, बार बार एक ही क्वेश्चन चल रहा है और कई बार मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। सिलेबस कैसा रहेगा? जो नीट का एग्जाम होता है, ध्यान से बात सुनना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोलकर देख लेना। जो नीट 2023 या इसके पहले वाले जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है खोलकर देख लेना। नीट का जो एग्जाम होता है इसका सिलेबस डिसाइड करता है नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है? नेशनल मेडिकल काउंसिल सिलेबस को डिफाइन करता है। तो बेटा अभी किसी फेयर में मत पढ़ो, जो एनटीए का सिलेबस, एनटीए जो सिलेबस देगा वो नेशनल मेडिकल काउंसिल की सलाह पर देगा। तो अभी हमको सब कुछ कवर करना है, ठीक है ना, क्लियर? तो अभी और जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सब है भाई, इसको मत सोचो कि नहीं है, ठीक है ना? समझ गए बात को? जो बोल रहा हूं उसे फॉलो करो अभी, चलो, है ना? तो हम बात करते हैं मेम्ब्रेन के फंक्शन पर बात करते हैं हम, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। के मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? शुरू से बोलता आ रहा हूं मैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन के आर पार मॉलिक्यूल निकलते हैं, उनका कंट्रोल करना। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि इसके आर पार वाटर प्लस सिलेक्टेड सॉल्यूट, कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट इसके आर पार निकल सकते हैं, ठीक है ना? फिर मैंने कहा था जब भी कभी पिछली क्लास में भी देखा था हमने, जब भी कभी बेटा जो है वो कोई मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल
अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। जब भी कभी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो बेटा क्या होता है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जो नेचुरली अपने आप होती है। भाई ऊंची ऊंची पानी की टंकी से नीचे पानी की टंकी में पानी आ सकता है, ये हमने बात किया था, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। मतलब मेम्ब्रेन के आर पार कई मॉलिक्यूल जो होते हैं, मेम्ब्रेन के आर पार वे विथआउट कोई भी एनर्जी खर्च किए बगैर निकल जाते हैं। जब भी ये मॉलिक्यूल निकलते हैं तो कहां से कहां निकलते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की ओर निकलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं इसको हम। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है बेटा, ठीक है ना, है ना। और जो न्यूट्रल सॉलिड है वो आर पार मेम्ब्रेन के निकल पाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट यदि हम देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें बेटा तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलो इस पर आएंगे हम आगे, अभी टर्म याद रखो, आगे बात करता हूं इस पे, ठीक है। तो ये पैसिव, दोनों प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल भी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करता है। स्पेशल टाइप के वाटर पोर से हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स कहते हैं। याद है ना, पीटर अगरे का नाम लिया था मैंने आपको। एक्वापोरिन्स स्पेशल टाइप के वाटर पोर पाए जाते हैं जिनसे वाटर आर पार निकलता है। क्लियर, चलिए जब डिफ्यूज, अब देखो मैंने ये भी बताया था बेटा आपको, जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पार होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसा कहते हैं, कोई पूछता है आपसे कि बताओ बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, आपसे कोई पूछता है चलो बड़ी बातें कर रहे हो बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which only water molecule moves from low concentration solution to high concentration solution through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, ठीक है। जब हम कहते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं मतलब सॉल्यूट उसमें कम होता है, सॉल्वेंट उसमें अधिक होता है, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट अपने अधिक, यानी वाटर मॉलिक्यूल अपने अधिक से अपने कम की ओर जा रहा होता है। जब बेटा आप बोलते हो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हो तो सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, तो उसमें सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट अधिक होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है कम होता है, सॉल्यूट अधिक होता है। क्लियर, तो वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर मूव करता है थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट जो है, इसका मतलब जब वाटर का जो डिफ्यूजन होता है थ्रू दी, देखो थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ही ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब ये बात एनसीईआरटी ने अधूरी लिखी हुई है, याद रखना के ऑस्मोसिस कभी भी जो है विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बगैर हम ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते हैं। ऑस्मोसिस को जब भी डिफाइन करना है तो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार केवल वाटर मॉलिक्यूल निकल पाते हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलिए फिर as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, polar molecule मतलब चार्ज मॉलिक्यूल आयंस होते हैं, वे लिपिड की बाइलेयर से आर पार नहीं निकल पाते हैं, तो उनको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ आयन ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यानी कुछ मॉलिक्यूल आयन ऐसे होते हैं जो अपने कम से अपने अधिक की ओर मूव करते हैं। अब ये तो अगेंस्ट नेचर हो गया,
ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया। मतलब यदि पानी की टंकी एक ऊपर है एक नीचे, नीचे की टंकी से पानी ऊपर भेजना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको मोटर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर भेज पाओगे। तो वैसी वाली बात है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को भेजना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना, एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी और इसे बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। जानबूझ के बेटा मैंने 10 मिनट ये रिकॉल किया पिछला वाला हिस्सा ताकि हमको चीजें एकदम क्लियर हो, ठीक है। अब समझो, यदि हम मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें, हम फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लेते हैं हम, चलो ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, नंबर 1। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, मेम्ब्रेन चयनित पारगम होती है। इट इज परमेबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट, ये वाटर और सिलेक्टेड सॉल्यूट के लिए परमेबल होती है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स परमिलिटी, सेल मेम्ब्रेन पारगमता का नियंत्रण करती है। इट डिसाइड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ मिनरल में इंटर इनसाइड द सेल और मे नॉट, ठीक है ना, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के मेम्ब्रेन चयनित पारगम होती है, ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा क्या अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है ना, और ये जो है वो वाटर और सिलेक्टेड सॉलिड के लिए परमेबल होती है। जानते हैं अच्छे से इस चीज को हम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार का ट्रांसपोर्ट शो करती है बेटा, ठीक है। और वाई दिस मेथड, इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन जो सेल होती है वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, ठीक है। याद रखिए, कोई भी सेल जो होती है उसका अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। हर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसको बनाए रखने की वो कोशिश करती है कि उसे बोलते हैं, और जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके कारण ही ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है बेटा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो कई लोग जो है वो कंफ्यूज जाते हैं इस चीज को लेकर कि समझ नहीं पाते हैं कि सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड का मतलब क्या है। हमें तो सुना ही नहीं हमने आज तक। मैं मानकर चलता हूं कि आपने नहीं सुना अब तक ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था, आपने नहीं सुना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बिल्कुल छोटे से में इसको हम समझ लेते हैं बेटा, इसको हम, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्यूब है हमारे पास, ठीक है ना, एक ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है ये, ठीक है, एक यू शेप का ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस ट्यूब में यहां पर हमने लगा दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है इसमें, ठीक है। ट्यूब के एक हिस्से में हमने भरा हुआ है क्या, 10% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। एक हिस्से में भरा हुआ है हमने प्योर सॉल्वेंट, मतलब वाटर, 100% वाटर, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं वैसे समझो, एकदम अटेंटिव रहो क्लास में, एकदम अटेंटिव रहो, क्योंकि बेटा हम बिल्कुल है कोई भी चीज को हम केवल पढ़कर आगे नहीं निकल रहे हैं, हम हर चीज को, हर फंडा यहां क्लियर कर रहे हैं, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट पर हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्या देखा आपने कहा कि 10% शुगर सॉल्यूशन को आपने 100% सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट से आपने अलग किया थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब हमने लिखा है यहां पे 10% शुगर सॉल्यूशन, मतलब 10 पार्टिकल शुगर के, 90 वाटर पार्टिकल है इसमें, है कि नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर मूव करेगा। प्योर सॉल्वेंट बोले तो 100% वाटर मॉलिक्यूल, 100% वाटर मॉलिक्यूल के, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, बिल्कुल वाटर आएगा, है ना। वाटर कहां आएगा, प्योर सॉल्वेंट से वो, अरे भाई ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल आर दी मॉलिक्यूल जो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करते हैं, वो यहां आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बेटा, ठीक है। यदि तुमको वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने से रोकना है, कहां आने से रोकना है, तुमको सॉल्यूशन की ओर, यानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर वाटर पार्टिकल आ रहा है और तुम्हें रोकना है, तो क्या करोगे तुमने कहा कि अच्छा रोकना है इसको हमें, तो तुमने एक काम किया, तुमने कहा हमने यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगाया हमने, एक पिस्टन लगा के हमने प्रेशर लगाया हमने, दबाव लगाया ऊपर से, हमने इतना प्रेशर लगाया हमने कि ये दबाव
इसके बराबर हो गया, दोनों फोर्स बराबर हो गए, तो वाटर क्या अंदर आ पाएगा? अंदर वाटर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अंदर वाटर नहीं आ पाएगा यदि आपने बाहर से जो प्रेशर, सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाया, आपने इतना प्रेशर लगाया कि वाटर अंदर आना रुक गया। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक। इट इज इक्वल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो दबाव, जो ऑस्मोसिस के कारण, यानी ऑस्मोसिस के कारण वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा था, जिस दबाव के कारण, उस दबाव को आपने काउंटर किया और उसका वैल्यू निकाल लिया आपने, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फिजियोलॉजी का फंडा है, प्लांट फिजियोलॉजी का फंडा है जो हमने क्लियर किया यहां पे हमने कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। बाकी विस्तार से बात करेंगे आगे। अभी हमने कोई शब्द को सिंपल पढ़कर आगे नहीं बढ़े, हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि हर एक सॉल्यूशन जो होता है, हर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट होने के कारण क्या होता है कि बाहर से सॉल्वेंट, उसकी जो सॉल्यूट होने के कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होता है, तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आता है, तो उसे रोकने के लिए जो बाहरी दबाव लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, हर सेल का अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एवरी सॉल्यूशन इज हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेल को अपने सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए मटेरियल को अंदर लेके आएगी वो, ठीक है ना, जब अंदर से बाहर भेजेगी। 3 तरीके से होता है ये, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच डिफरेंस के। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। इसमें एनर्जी नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती है। 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक होता है डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है ना, सिंपल सी बात है बेटा के। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है ना, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन के टनल या प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे करियर प्रोटीन, यहाँ पे करियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब देखो एनर्जी खर्च नहीं होती, एटीपी खर्च नहीं होता, पर करियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। अब ऐसे समझते हैं हम। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं हमेशा आपको, है ना। एक बात ध्यान समझो आप, ठीक है। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है, एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, हमने इमेजिन किया, ठीक है, एक माउंटेन है, ठीक है। ये हाई हो गया, हाई एल्टीट्यूड, और ये हो गया लो एल्टीट्यूड, है ना, ऊंचाई और नीचाई, है ना बेटा, क्लियर। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमको यदि ऊपर पहाड़ के ऊपर से पत्थर नीचे फेंकोगे, पत्थर नीचे आ जाएगा, आराम से नीचे आएगा पत्थर, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा नीचे पत्थर, है ना। बाहर से ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से तुमने पत्थर को नीचे फेंका, कोई दिक्कत नहीं, जितने चाहे उतने पत्थर नीचे फेंक लो तुम, वो नीचे आ जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, वो पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे खिसक जाएगा, आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब सोचिए, पहाड़ के ऊपर जो है आदमी है, ऐसे कई आदमी फंस गए पहाड़ के ऊपर, इनको तुम्हें नीचे भेजना है। पहाड़ के ऊपर से इंसानों को नीचे भेजना है, तो तुम कैसे भेजोगे? फेंक दोगे, धक्का मार दोगे। जैसे तुमने पत्थर फेंका, आदमी फेंक दोगे क्या तुम बताओ? जैसे पत्थर फेंका, क्या आदमी फेंक दोगे? अरे मर जाएगा आदमी, कोर्ट में केस लग जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, बेचारा वो आदमी गया, उसका परिवार सफर करेगा। मुश्किल है ना, मुश्किल है ना बेटा, नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम एक काम करते हैं, हम एक झूला बनाते हैं। यहां पे ऐसा झूला बनाया हमने, एक रस्सी से बांधा हमने, रस्सी को पकड़ा हमने, यहां पे धीमे धीमे रस्सी छोड़ रहे हैं, आदमी को बिठा दिया हमने। पहाड़, ताकत नहीं लगेगी हमारी, हमको अरे ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो रस्सी को, तो ताकत थोड़ी लगी, तुमको संभालना पड़ेगा, ज्यादा तेज ना खिसक जाए वो। पर आपको कोई बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, वो अपने आप ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपने आप नीचे आएगा।
टोकरी में तुमने आदमी को बिठा दिया और बोला भैया देखो हमें एनर्जी नहीं लग रही पर हम तुमको धीमे धीमे टोकरी छोड़ रहे हैं, नीचे धीमे धीमे आदमी नीचे पहुंच गया, टोकरी खाली हो गई, फिर ऊपर आई टोकरी, बास्केट फिर ऊपर आया, फिर एक आदमी बिठा, फिर नीचे छोड़ दिया, फिर बास्केट ऊपर लेके गए, एक आदमी बिठाया, नीचे छोड़ दिया। मतलब यह है कि यहां पर आपको एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, पर तुमको एक टोकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तुमको एक बास्केट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए बास्केट तुमको, ठीक है। इसका मतलब यू नीड ए कैरियर, आपको एक कैरियर की आवश्यकता होगी, वाहक की आवश्यकता होगी, एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो अपने आप काम हो जाएगा। पर यूनिट, इसका मतलब ये कितने आदमी तुम नीचे भेज पाओगे, कितने आदमी तुम नीचे भेज पाओगे डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितनी टोकरियां हैं, कितने आदमी तुम ऊपर से नीचे भेज पाओगे डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितनी बास्केट है। 4 बास्केट तो एक बार में 4 लोग नीचे आएंगे, 3 बास्केट 3 नीचे आ पाएंगे, लेकिन कितने पत्थर ऊपर से नीचे फेंक सकते हो? अरे जितनी क्षमता है उतने ऊपर से नीचे फेंको, पहुंच जाएंगे पत्थर। पत्थरों के लिए कोई बास्केट लगानी नहीं तुमको, सीधा फेंको नीचे पहुंच जाएगा वो, है ना। बस इतना सा फर्क याद रखना। सिंपल डिफ्यूजन पत्थर फेंकने के समान है, पहाड़ के ऊपर से जितने चाहे उतने फेंक दो, कोई टोकरी नहीं चाहिए। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन पहाड़ की चोटी से आदमी को नीचे उतारने के समान है, टोकरी लगानी पड़ेगी। आपको प्रोटीन का करियर प्रोटीन चाहिए पड़ेगा, आपको एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन टोकरी की संख्या डिसाइड करेगी कितने आदमी आप नीचे उतार पाओगे, मतलब सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा, जितनी टोकरियां भरा गई उतने ही आदमी नीचे भेज पाओगे आप। तो सैचुरेशन इफेक्ट, संतृप्तता प्रभाव आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखने मिलेगा कि टोकरी की जो है एक बार सब सारी टोकरियां भरी है, उसके ऊपर आप जो है वो रेट को नहीं बढ़ा पाओगे, उसके ऊपर इंसानों को नीचे आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ बेटा कि देखो ये तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है हमको कि डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करते हैं, कोई करियर प्रोटीन नहीं चाहिए, जितने चाहे उतने मूव कर सकते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करते हैं, लेकिन इनको करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल बगैर करियर प्रोटीन के आर पार ये नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, देखो है ना, हायर से लोअर की ओर, नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन उल्टा जाना हो नीचे से ऊपर, मजे की बात है। अब उल्टा करते हैं, पहाड़ की चोटी पे एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन के एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे तुमको पत्थर भेजना है या इंसान भेजना है। आपको क्या लगेगा दोनों में? क्या पत्थर नीचे से अपने आप ऊपर आ जाएगा? नहीं भैया, नहीं आ सकता। पत्थर को ऊपर लाने के लिए भी तुमको टोकरी लगानी पड़ेगी, चलो खींचते हैं ऊपर। इंसान के लिए भी तुम्हें टोकरी लगानी पड़ेगी, चलो खींचते ऊपर। मतलब एवरी टाइम यू नीड करियर प्रोटीन, आपको करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मतलब आपको करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एनर्जी लगेगी आपको, एनर्जी जो है वो एटीपी एनर्जी लगेगी। ये एक्टिव, अब ये क्या हो रहा है, ये लो से, ये कहां भेज रहे हो आप, ये लो से हाई की ओर भेज रहे हो, उल्टी दिशा में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, लो से हाई की ओर भेज रहे हो, इसलिए आपको एनर्जी भी लगेगी और करियर प्रोटीन भी आपको लगेगा यहां पे बेटा, ठीक है ना। देखो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, आपने शुगर का एक क्यूब पानी में डाला, सब तरफ बिखर गया, ये दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, ये है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, बात हम समझ गए यहां पर के, पर डिफ्यूजन के कुछ फंडे दिमाग में रखना आप, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा इटके, यानी अभी हम सिंपल डिफ्यूजन में दोबारा लौट के आए हैं, तो डिफ्यूजन के भी कुछ फंडे बेटा दिमाग में एकदम क्लियर रखना। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में जितना अधिक अंतर होता है उतना तेज होता है डिफ्यूजन, ठीक है, याद रखो। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, हम एक सांद्रण प्रवणता या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड का हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में ये कॉन्सेंट्रेशन का अंतर होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के, यानी 2 पॉइंट मेम्ब्रेन के आर पार कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या होता है, उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अंतर जितना अधिक होगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा, सिंपल सी बात है। यदि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहां पे 10 है, यहां पे 100 है, ठीक है, तो क्या होगा 100 से 100 की ओर डिफ्यूजन होगा,
ठीक है ना बेटा। और मान लो एक पॉइंट सी है, यहां पे है 50, ठीक है, बी से सी की ओर भी डिफ्यूजन होगा, लेकिन ये रेट फास्ट होगा, ये रेट स्लो होगा, ठीक है, क्लियर। तो पॉइंट ये है बेटा कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना फास्ट होगा डिफ्यूजन, क्लियर। जिंदगी का भी यही नियम है, लाइफ का भी यही नियम है। तुम्हारे पास कुछ कम है यदि, तुमने बड़ी तकलीफों से, बड़े कष्टों के साथ तुमने कहा कि मैंने को कई बच्चे बोले कि सर हमने बायोमेंटर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, हमने बहुत पैसे जोड़ के धीमे से, तो मुझे पूरी जिम्मेदारी का एहसास है, ठीक है। तुमने दी 5,000, 6,000, 7,000, जो भी रुपये, 7,000 रुपये, 8,000, जो भी तुमने दिया है बेटा, बायोमेंटर्स को साल भर की फीस दी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। कहां से पैसा आया, कितनी मुश्किलों से पैसा जोड़ा, मांगा, कई बच्चे थे। देखो बेटा, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, पर कई बच्चे ऐसे जिनके लिए 7,000 रुपए में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। बिलीव मी, दिस इज द मनी दैट विल रिटर्न टू यू विथ लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, के सफलता के रूप में आएगी, बायोमेंटर्स की हेल्प के रूप में आएगी, ये पैसा तुम्हारे पास वापस आएगा जरूर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए। जिन बच्चों ने जितनी कठिनाई का सामना किया है किसी क्लासेस को ज्वाइन करने में, किसी चीज को पाने में, मैं कहता हूं वो उतनी अधिक शिद्दत से, मेहनत से उसकी वैल्यू को समझते हैं। जिसने चलते फिरते फीस भर दी, कह रहे ठीक है ये भी बायोमेंटर भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, शायद उसके अंदर उतना शिद्दत नहीं होगी, उतनी जुनून नहीं होगा अपने लक्ष्य के लिए। लेकिन मैं कहता हूं बेटा, जिंदगी में जब भी कभी कमी हो ना, याद रखना भगवान तुम्हें बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। लाइफ में जब भी कभी तुम्हें कमी का एहसास हो तो मानकर चलना कि भगवान तुमको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने तुमको एक वैक्यूम में डाला हुआ है। वैक्यूम में या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में रखी हुई चीजें तेजी से मूव करती है और तुम दुनिया में सबसे तेज आगे बढ़ जाओगे। लिख कर ले लो मेरी बात ये। चलिए फिर आते हैं टेम्परेचर बैठ के। अब तापमान क्या बोलता है? ये बोलता है कि यार ऐसा है कि दुनिया में एक नियम है, वो है थर्मोडायनामिक्स के नियम है, के वो कहता है, थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम कहता है 0 केल्विन पर किसी भी पदार्थ की, 0 केल्विन बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 केल्विन पर किसी भी पदार्थ की मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी शून्य होती है। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम कहता है कि 0 केल्विन पर किसी भी मटेरियल या पदार्थ की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी शून्य होती है। इसका मतलब ये पार्टिकल कुछ भी नहीं करता, वहीं के वहीं रहता बस वो, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर बात करें, मान लो हम बोले आपसे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मान लो इस समय 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब केल्विन में कितना हो गया? 300 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बेटा 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। जोड़ दो आप उसमें, सेल्सियस को तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना, 273 को जोड़ दो तुम, ठीक है, 273 को जोड़ दो, तो मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर है। केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बोले तो थर्मल एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है एनर्जी को ना प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। 300 केल्विन मींस थर्मल एनर्जी, और इस एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल टकराएंगे टकराएंगे टकराएंगे, जितनी जोर से टकराएंगे उतना तेज बाहर जाएंगे, जितनी जोर से टकराएंगे उतना तेज बाहर जाएंगे, उतना फास्ट डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है बिखरना। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है बिखरना। जब थर्मल एनर्जी के कारण, 300 केल्विन थर्मल एनर्जी के कारण तापी ऊर्जा आई, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी के चलते मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जितना एनर्जी टकराएंगे उतना तेज वो बिखरेंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तभी तो तुम चाय बनाते हो, अरे तुम भी डिफ्यूजन का यूज करते हो। तुमने पत्ती लिया, दूध लिया, शक्कर डाली, गर्म कर दिया, गर्म करने में शुगर बिखर गई, पूरी डिफ्यूज कर गई, सब तरफ फैल गई वो, है ना। तो तापमान बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। हायर टेम्परेचर गिव्स मॉलिक्यूल और आयन मोर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल तेजी से मूव करते हैं, डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। फिर
जितना अधिक बड़ा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। इसीलिए देखो आप NS जो मटेरियल को एब्जॉर्ब करने वाली सेल होती है वो अपने सरफेस एरिया में फोल्ड बना लेती है। याद है ना, हमने कहा था स्मॉलर दी सेल मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना अधिक फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है। फिर कौन से मॉलिक्यूल और आयन डिफ्यूज कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। लार्ज मॉलिक्यूल स्लो डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल फास्ट डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये केवल आयन चैनल के थ्रू मूव करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिपिड की लेयर से मूव करेंगे बेटा, है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल जनरल चीजें हैं। अब ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल, अभी आप जो है केम वगैरह पे मत जाइएगा, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स तब बात करेंगे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या बोलता है आपसे जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे आप उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो लगातार ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जितना अधिक आप जो है वो दो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को बढ़ाओगे, जितना अधिक ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल का जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना फास्ट होगा सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें हम तो ये एक लेवल तक बढ़ता है, बढ़ेगा और फिर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? ये क्यों नहीं बढ़ पाएगा? बिकॉज कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है यहां पे, क्योंकि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। यहां पर हमको सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा, यहां पे हमको सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा, मतलब सभी कैरियर प्रोटीन भरा चुके हैं, अब जगह नहीं है, इसलिए इसके ऊपर डिफ्यूजन नहीं बढ़ पाएगा। कब होगा? कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन में। क्यों होगा? क्योंकि कैरियर प्रोटीन की अपनी एक सीमा होती है, उसके ऊपर वो मॉलिक्यूलर आयन पार्टिकल को डिफ्यूज वो नहीं करवा पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो थ्रू, देखो ऐसे प्रोटीन चैनल के थ्रू होता है बेटा, ठीक है ना। देखिए अपना सेल के अंदर तो ये ना, ये बेटा देखो अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है? दिस इज सिंपल, ये सिंपल डिफ्यूजन है, और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। कैरियर प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, तो जब जो रोल प्ले करेगा उसे क्या बोलोगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलोगे उसको, ठीक है। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, अपहिल ट्रांसपोर्ट या पंप कहते हैं इसको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट या पंप कहते हैं हम, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट या पंप कहते हैं। एनर्जी इज नीडेड टू मूव पार्टिकल्स बिकॉज इट इज अगेंस्ट कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है ना। एनर्जी पार्टिकल्स को मूव करने के के काम आती है, क्योंकि एनर्जी इज नीडेड टू मूव पार्टिकल्स बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कांस्टेंट ग्रेडियंट। देखो बेटा, कोई भी प्रक्रिया तुम सोचो, अपन लोग भी क्या करते हैं, कई लोग, मैं हालांकि इसको बिल्कुल भी गैर कानूनी मानता हूं उसको मैं, ठीक है, पर कई बार होता ना, अपन लोग क्या करते हैं, अपने को टिकट चाहिए हो, ट्रेन में बैठ गए, टिकट कंफर्म कराना हो, टिकट चाहिए हो तो टीटी को पकड़ते हैं, टीटी को बोलते हैं भैया टिकट कंफर्म कर दो, टीटी बोलता है अभी देखना पड़ेगा। चुपचाप से जो है वो गांधी जी का सबसे अधिक इस्तेमाल लोग करते हैं। गांधी जी को निकाला पॉकेट से, दो पकड़ा दिए कि भैया देख लो यार जरा, ठीक है, जाओ उस सीट पे जाके बैठ जाओ। अरे जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर छोटा हो गया एकदम से, गैर कानूनी, इलीगल, लेकिन हो गया काम। क्यों हुआ? पैसा खर्च किया। पैसा क्या? एनर्जी। मैं कहता हूं पैसा भी एनर्जी होता है। तुमको लगता नहीं सर पैसा एनर्जी नहीं होता, अरे तुम बताओ मेरे को, पैसा एनर्जी क्यों नहीं होता है? पापा ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं या काम करते हैं, वॉट एवर वर्क ही इज डूइंग के, तो वो काम करते हैं, वहां जाके कुछ करते हैं, वो दिन भर लगाते हैं अपनी एनर्जी, तब जाके उनको पैसा मिलता है। कोई भी आदमी जो काम करता है उस काम करने के दौरान वो अपनी एनर्जी लगाता है और उस एनर्जी के बदले उसको धन मिलता है, और वो धन से अपना परिवार चलाता है, ठीक है। तो धन एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? इट इज एनर्जी। धन जो है वो एनर्जी का ही रूप है। पैसा भैया हर जगह काम आता है। बच्चे का जन्म होता है तो काम आता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो फ्री में नहीं होता, दाई को पैसे देने पड़ते हैं, अस्पताल में डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, वो भी वहां भी पैसे। मृत्यु के बाद आदमी जब मर जाता है तो भी पैसे लगते हैं, बॉडी जलाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, पंडित को देने के लिए। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, मैं एक बात कहता हूं,
पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा कुछ नहीं मत बोलो कभी, कभी जिंदगी में ये बोलना नहीं कि पैसा कुछ नहीं है, ये बोलना कि पैसा एक सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है आपके इंटेंशन, आपका कार्य कितनी शिद्दत से तुम करते हो, जितनी शिद्दत से तुम अपना काम करोगे, जितनी डिवोशन से अपना काम करोगे, तो सह उत्पाद पैदा जरूर होगा, और वो अपने आप। तुम पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा, तुम अपने लक्ष्य की ओर भागोगे, अपने जुनून की ओर भागोगे, पैसा पीछे पीछे भागेगा। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, और पैसा जब भी कभी खूब सारा पैसा तुम्हारे पास आएगा बेटा, जरूर जिंदगी में आएगा, याद रखना। ये पैसा यहां धरती पे यहीं कहीं रहता है, इस पैसे से जितना अच्छा लोगों के लिए कर सकते हो वो कर देना, ठीक है। जितना अच्छा लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए उस पैसे से कर सकते हो, करना जरूर बेटा, ठीक है। हाँ चलो लुट के आते हैं, अब बाबा वाली बात बहुत हो गई है, अपने ज्ञान वाली पढ़ने वाली बात करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलता है कि भैया देखो जो है वो कोई भी चीज तुम्हें नियम विरुद्ध करनी हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम्हें एनर्जी दो तो काम बनेगा। तुमको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल मूव कराना है, हाँ करवाना है, तो एक काम है मैं कर दूंगा। करियर पुटिन कहता है मैं कर दूंगा, मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से आयन मॉलिक्यूल पार्टिकल को हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर लेके चला जाऊंगा, मैं उल्टा काम है पर मैं कर दूंगा, पर चाहिए भाई पैसा। पैसा मतलब एनर्जी, वो कहता है एनर्जी लगेगी यहां पे के। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर जाते हैं, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पे करियर प्रोटीन हमेशा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता है। और ये सेल इस तरीके का उपयोग करती है ताकि उसका आयनिक बैलेंस बना रहे। सेल अब इसका इस्तेमाल क्यों करती है? ताकि उसका आयनिक बैलेंस उसका बना रहे। करियर प्रोटीन क्या होते हैं, बार बार नाम ले रहे हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए, मेम्ब्रेन में धसे हुए वे प्रोटीन होते हैं जो अपने शेप को बदल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को कैरी करके मेम्ब्रेन के एक सरफेस से अगली सरफेस पे छोड़ सकते हैं। तो एम्बेडेड प्रोटीन जो होते हैं ये अपने आकृति को बदलते हैं, ओपन और क्लोज हो सकते हैं, और ये मटेरियल को आर पार भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है करियर प्रोटीन, ठीक है, दीज आर दी करियर प्रोटीन, ठीक है। एक होते हैं चैनल प्रोटीन, ये हमेशा ये खुलते बंद नहीं होते, ये हमेशा रिप्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनसे सिलेक्ट, जैसे ये एक्कोस्पोर, ये एक्कोपोरिन है, केवल वाटर आर पार निकलेगा, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर को अलाउ करेंगे ये, ठीक है ना। तो ये चैनल प्रोटीन होते हैं। फिर तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं पूरा इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने कहा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, जो और एक होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन के। फैसिलिटी डिफ्यूजन में जो है वो चैनल प्रोटीन और करियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है और यहां पर भी करियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। अब इसका सबसे अच्छा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। याद रखिएगा ये नर्वस सिस्टम में बहुत काम आता है, और हमारी हर सेल मेम्ब्रेन में, हमारी हर सेल की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो देखने मिलता है, ठीक है। क्या होता है नॉर्मली एक सेल जो होती है, उस सेल के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, और इंटर मतलब दो के बीच में, कभी नहीं भूलना। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, और इंटर मतलब दो के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब हम क्या बात कहते हैं कि जब सोडियम पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम समझें, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल से बाहर के द्रव में सोडियम आयन अधिक होता है, पोटेशियम आयन कम होता है, ठीक है। सेल के अंदर वाले साइटोप्लाज्म में सोडियम आयन कम होता है, पोटेशियम आयन अधिक होता है। तो पोटेशियम अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है क्योंकि अंदर अधिक है बाहर कम है, और सोडियम आयन बाहर से अंदर आता है क्योंकि बाहर अधिक है अंदर कम है। तो अब यदि ऐसा होता रहा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अब क्या करना पड़ता है, जो अंदर जो सोडियम आ गया है उसको बाहर भेजना पड़ता है, और बदले में बाहर से पोटेशियम अंदर लेके आना पड़ता है। मतलब यह है कि बाहर टिश्यू फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम अधिक है, पोटेशियम कम है। अंदर सेल के अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम अधिक है। पोटेशियम अंदर से बाहर निकल गया, सोडियम बाहर से अंदर आ गया। तो अब इसको ठीक करना है। यदि ऐसा हो गया तो मामला गड़बड़। यदि इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम मतलब डेथ,
इक्विलिब्रियम हो गया तो काम नहीं कर पाएगी सेल। तो सेल का बोल रहा है कि भैया हमको पोटेशियम अधिक चाहिए, सोडियम कम चाहिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम अधिक है, पोटेशियम कम है, तो अंदर का पोटेशियम बाहर आ गया, बाहर का सोडियम अंदर आ गया। व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर से सोडियम उठा के बाहर फेंकने पड़ेंगे, बाहर से पोटेशियम अंदर लाने पड़ेंगे। और ये काम करता है एक पंप, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप बोले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम पकड़ के बाहर लेके जाता है, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है। अंदर से 3 सोडियम बाहर, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर। सर 3 और 3 लेके क्यों नहीं आता, ये बेईमानी क्यों कर रहा है ये? क्योंकि भैया तुमने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी। तुम यदि जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम पढ़ोगे पूरा। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम होता है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओगे तो डायमीटर बढ़ने लगेगा एटम का, एलिमेंट का। तो जो 3 सोडियम पकड़ के बाहर भेज सकता है, जब वो बाहर जाके पोटेशियम पकड़ता है, पोटेशियम 2 ही पकड़ में उसको आते हैं। इसका मतलब यह है कि हमेशा 3 सोडियम अंदर से बाहर निकलेंगे, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे, ठीक है। एक प्लस चार्ज बाहर बढ़ता रहेगा। याद रखना ये फंडा, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब काम आएगा। एक प्लस चार्ज बाहर बढ़ता रहेगा क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज है। 3 प्लस अंदर से बाहर किए, बाहर से 2 प्लस अंदर कर लिए, 2 पोटेशियम अंदर किए। प्लस तो 2 ही है पोटेशियम पे, 2 प्लस अंदर, 3 प्लस बाहर, तो चार्ज का डिफरेंस बनता रहेगा। इसलिए मेम्ब्रेन चार्ज होती है, इसलिए मेम्ब्रेन पर आवेश या चार्ज देखने मिलता है आपको, और वही चार्ज का इस्तेमाल नर्वस सिस्टम में होता है। क्या फंडा है देखो, बताओ, है ना। देखो आप, है ना, मतलब देखिए आप एनिमेशन देखिए के 2 पोटेशियम अंदर किए, 3 सोडियम बाहर कर दिए, फिर 2 पोटेशियम अंदर किए, 3 सोडियम बाहर कर दिए, एनर्जी खर्च हो रही है। 2 पोटेशियम अंदर किए, 3 सोडियम बाहर कर दिए, है ना, ठीक है। चलिए, है ना, देखिए 3 पोटेशियम बाहर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे काम करता है बेटा, है ना, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। पंप इस प्रकार से ये काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या लिखा मैंने कहा आपसे, आउटसाइड इनसाइड के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विथ नो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नेगेटिव इनसाइड, ठीक है। जैसे से पंप काम करता है बेटा ये, तो ये चार्ज के डिफरेंस को क्रिएट करता है, ठीक है ना। इतना बस, अभी इसके डिटेल में नहीं आते, इतना दिमाग में फंडा क्लियर रखते हैं आप कि सोडियम पोटेशियम पंप जब भी काम करेगा, बाहर एक प्लस अधिक छोड़ देगा, अंदर एक प्लस कम रहेगा, बाहर प्लस चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बिल्कुल मत भूलना, जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगा। सेल चाबी है पूरे सब चीजों की, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चाबी है पूरी बायोलॉजी की, ठीक है। तो मैंने सब बताया, जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो याद रखना बाहर प्लस चार्ज क्यों है मेम्ब्रेन पर और अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये प्लस चार्ज के डिफरेंस के कारण, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। जब कभी ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के आर पार और एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल मूव करता है, यूनिपोर्ट बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। एक ही 2 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में, 2 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में मूव करते हैं, सिम्पोर्ट कहते हैं। एक मॉलिक्यूल अंदर आता है, एक बाहर निकलता है, उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। एक अंदर आता है, एक बाहर निकलता है, उसे हम एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। टू मेंटेन कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ सोडियम फॉर सोडियम एंड पोटेशियम यूटिलाइज द हाइड्रोलाइज एटीपी, के मैंने आपको बताया बेटा, है ना। ये एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट मतलब एक अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा, ठीक है। 3 सोडियम अंदर आते हैं, बाहर निकलते हैं, और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अरे सर ये तो इतना एनसीईआरटी में लिखा, सिर्फ नाम भर लिखा एनसीईआरटी में, हमने पूरी कहानी पढ़ डाली उसकी, क्योंकि ये आगे नर्वस सिस्टम में भी काम आएगा, ये मल्टीपल जगह काम आएगा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ये जो ना लकीर के फकीर मत बने, लकीर का फकीर एक कहावत होती है, इसका मतलब है जैसा बोल दिया वैसे चलते चले गए, भाई शायद ये करना है तो बस यही चल रहे हैं, ठीक है, दिमाग लगा ही नहीं रहे अपना। मैं कहता हूं कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी बुद्धि कैसी होना चाहिए, बुद्धि से बात याद आई मेरे को, पुराने जमाने में कहा जाता, पुराने जमाने की कहावत है, अब मैं भी पुराने जमाने के आदमी हो गया हूं, ठीक है। पुराने जमाने की कहावत है कि लोग कहते हैं कि 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनकी 3 तरह की बुद्धि होती है। पहले वो पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि,
जहां पत्थर पे निशान लगा दिया बस उतना निशान लग गया, बस जैसा है, जितना सिखाया उतना सीख लिए। सर ने बोला ये कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है, बस इतना याद है, जो बताया उतना याद है, उतना याद रखेंगे। पत्थर बुद्धि, जितना छेने से बना दिया, छेनी से जितना डिजाइन बना दिया उतना रहेगा। दूसरे होते हैं बोरा बुद्धि। बोरा समझते हो? अरे यार वो जूट की बोरी नहीं होती, जूट की बोरी जो गेहूं वगैरह पैक करते हैं, गेहूं चावल पैक होकर आता है, बड़ा सा जूट का, जो जूट का इस तरह का जो होता है ना, ऐसा ऐसा जूट का टाइप का है ना, बोरा बोरा टाइप का जो आता है। अब मालूम है उसमें क्या होता है, जूट में, उसमें सूजी लो आप, सूजा बड़ा सूजा होता है उसका, इधर से डालो उधर से निकालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, कुछ नहीं होता उसमें के। मतलब कुछ भी करते रहो आप जीवन में, मतलब टीचर कुछ भी बोलता रहे, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, अपने दिमाग में तो वही बंटी भैया है अपन, तो जो मन में आ रहा है वो चल रहा है बस, ठीक है। अपना दिमाग लगा हुआ है मोहल्ले के उस 2 घर छोड़ के एक घर पे, बस वही दिमाग है अपना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं दुनियादारी का। बोरा बुद्धि, किधर से भी लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरे होते हैं बांस बुद्धि। बांस में आप एक निशान चीरा लगा दो और चीरे को लगा के आप आगे बढ़ते चलाओ, पूरा बांस चिढ़ जाएगा अपने आप। एक जगह ठोकना है बांस में और उसको जो जहां पे अपने एक कील ठोकी है, कील को नीचे करो, पूरा बांस चिढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब विद्यार्थी को, स्टूडेंट को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया, आपने उस कॉन्सेप्ट के आधार पर वो बहुत सारी चीजें खुद ढूंढ लेगा, खुद पढ़ लेगा, खुद कई सारे क्वेश्चन लगा लेगा। और ऐसे विद्यार्थी हमेशा जीवन में आगे रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे कमांडोज जो बांस बुद्धि के हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। पत्थर बुद्धि वाले जितना सीखे उतना सीखते हैं, बोरा बुद्धि वाले कुछ नहीं सीखते, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम बांस बुद्धि वाले हो, तुमको सिखाऊंगा बताऊंगा तो तुम्हें याद रहेगी वो चीजें। तो याद रखना ये बांस बुद्धि की चीजें हैं कि भैया जो सोडियम पोटेशियम पंप बताया ये नर्वस सिस्टम में भी आगे काम आएगा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कुछ पंप और भी होते हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है, ये कहां होता है? प्लांट फिजियोलॉजी के लिए याद रखिएगा, ये होता है गार्ड सेल में, ठीक है, गार्ड सेल में होता है, ठीक है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आगे पढ़ेंगे। गार्ड सेल क्या होती है, अब दिमाग में रखो इस बात को बस। गार्ड सेल में होता है, प्लांट में पढ़ेंगे बेटा, जब हम स्टोमेटा पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है तब बात करेंगे। कैल्शियम फेरस पंप होता है, क्लोराइड पंप होता है। क्लोराइड पंप हमको जो है वो स्टमक में देखने मिलता है, हमको स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, हमको स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है उसमें हमको क्लोराइड पंप देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, ठीक है, कुछ पॉइंट दिमाग में रखना है। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर की तरफ, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है, मतलब इससे जो है वो चार्ज, इससे क्या होता है, चार्ज क्रिएशन होता है, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है इससे, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो होता है वो स्टोमेटा की गार्ड सेल पर पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने ये बात की जो है मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने यहाँ पर बात किया, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया बेटा हमने, ठीक है। अच्छा, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है बेटा, जो करियर प्रोटीन होते हैं ना, चैनल प्रोटीन होते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन का ही हिस्सा होते हैं वो, ठीक है। फिर हमने ये देखा बेटा पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा यहाँ पे हमने, ठीक है। इस ग्राफ को भी समझ चुके हैं हम, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं आगे बढ़ने के पहले, थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, एंटीपोर्ट होता है ना। जब 2 आयन एक साथ एक ही दिशा में जाते हैं तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। सोडियम पोटेशियम पंप को देखा हमने। अब आते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट पे कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। 2 प्रकार से होता है बेटा, एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस, क्या, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब एक साथ है, यहां पर एक साथ बड़ी मात्रा में मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल मूव करते हैं, एक साथ बड़ी मात्रा में मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल मूव करते हैं, उसे बोलते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब अपटेक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े जो हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, फूड, जैसे फूड हुआ, अब फूड मॉलिक्यूल तो नॉर्मल डिफ्यूज नहीं हो पाता, ओके, यानी जो फूड मॉलिक्यूल है, स्टार्च है, वो नॉर्मल डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अंदर सेल के अंदर लेना है तो हमें एंडोसाइटोसिस करना पड़ता है। 2 प्रकार का होता है। फेगोसाइटोसिस में हम सॉलिड फूड मेटल को अंदर करते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस में हम
सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर करते हैं, फेगोसाइटोसिस में हम सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर करते हैं, ठीक है। और टर्म फेगोसाइटोसिस दिया था मेचनिकॉफ ने। पिनोसाइटोसिस में हम क्या करते हैं, लिक्विड फूड मटेरियल को हम जो है वो अंदर करते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और इस टर्म को दिया था लेविस ने, ठीक है। देखो है ना बेटा, और देखो मेम्ब्रेन रोल प्ले करे, देखो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में हमने बात किया था पिछली क्लास में, देखो आप, है ना। पहला इमेज को गौर से देखो, जो इमेज दे रखी है बेटा उनको बड़ा गौर से देखिए, उन इमेजेस को आप बड़े गौर से देखिए जरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इमेजेस को जरा गौर से देखिए, ठीक है। मैं भी खोल लेता हूं जरा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पर देखो, पहले वाले देखो फूड पार्टिकल अंदर आया, मेम्ब्रेन अंदर की ओर झुकी, और झुकने के बाद देखो एक वेसिकल देखो झुकी अंदर, और देखो यहां फ्यूज कर गया, देखो ये फ्लूइड नेचर होती है मेम्ब्रेन, इसलिए फ्यूज कर गई, अंदर वेसिकल बन गया, थैली बन गई, फूड वेसिकल बन गया, थैली बन गई यहां पे, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। लिक्विड आया तो वैसे ही हुआ, ठीक है। तो जब सॉलिड पार्टिकल अंदर आएंगे फेगोसाइटोसिस बोलेंगे हम, और जब लिक्विड आएगा तो पिनोसाइटोसिस बोलेंगे उसको हम, ठीक है ना। दोनों को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटोसिस कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखो ऐसे, और मालूम आपको फेगोसाइटोसिस कौन करता है, जो आपकी व्हाइट ब्लड काप्सल होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, व्हाइट ब्लड काप्सल होती है, बैक्टीरिया को खा जाती है। देखो डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है हमारी बॉडी में, ये आप रियल में देख रखे, एक जो है वो व्हाइट ब्लड काप्सूल एक बैक्टीरिया का स्पोर बैक्टीरिया को कैसे खा रही है, हमारी बॉडी में ये घटनाएं चल रही होती है लगातार। सोचिए हमारा डिफेंस सिस्टम भी यही काम करता है, जो व्हाइट ब्लड काप्सूल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो बैक्टीरिया को, जीवाणु को वो फेगोसाइटोसिस कर लेती है उसका, ये हमारी बॉडी में लगातार होता रहता है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस की बात करें, इसमें मटेरियल का बल्क एग्जिट होता है, कि सेल से मटेरियल को एक साथ बाहर निकालते हैं, ईफेजी बोलते हैं, सेल वोमिटिंग बोलते हैं। एक वेसिकल में तमाम वेस्टेज भरे हुए हैं, एक वेसिकल में देखो आप तमाम वेस्टेज भरे हुए हैं, ये वेसिकल देखो आके फ्यूज किया मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन तरल प्रकृति की होती है, फ्यूजन होगा उसमें, और देखो मटेरियल को बाहर निकाल देगा वो, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर। देखो कैसे हो रहा है ना, देखिए ये मटेरियल को बाहर निकाल, दिस इज दी एक्सोसाइटोसिस, दिस इज दी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बेटा, पक्का पक्का, ठीक है। ऐसे मटेरियल को बाहर निकालते हैं, और ये बकायदा इसके एविडेंसेस, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस भी इसके अवेलेबल हैं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों को मिला के हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिए एंडोसाइटोसिस प्लांट सेल में नहीं देखा जाता है, क्योंकि बाहर सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में एंडोसाइटोसिस नहीं देखा जाता है, क्योंकि बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, और वो फूड अपना खुद बना सकती है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम समझ गए कि मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, फैसलेट डिफ्यूजन के थ्रू, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, क्लियर है ना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसलेट डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फैसलेट डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसलेट डिफ्यूजन जो होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होते हैं, जबकि जो है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, वो होता है आपका जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में और क्या होता है, मेम्ब्रेन में होते हैं रिसेप्टर्स हार्मोन के लिए, कि जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, और जनरली किससे बने होते हैं, जनरली ये बने होते हैं बेटा किससे, ये ग्लाइकोप्रोटीन से ये बने होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑल्सो हैज स्पेशल टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं जो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, और ये रिसेप्टर हार्मोन्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेल बकायदा सिग्नलिंग करती है ना, एक सिग्नलिंग सेल ने कोई केमिकल सिग्नल छोड़ा, उसको दूसरी सेल तक वो सिग्नल पहुंचता है, उसे वो रिसीव करती है और उसके अनुसार व्यवहार करती है वो, ठीक है ना बेटा। तो सेल में जो सिग्नलिंग के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो आप
लोकल केमिकल मीडिएटर होती है ना, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं पे घाव हो गया, चोट लग गई तो आसपास की सेल को मालूम चल जाता है केमिकल से। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो ऐसी केमिकल्स के थ्रू काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल के थ्रू काम करता है, ठीक है। और हार्मोन्स तो करते ही हैं, केमिकल होते ही बेटा, है ना, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक। फिर प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंजाइम सेल मेम्ब्रेन से लगे होते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोकैरियोटिक में चूंकि अलग से कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जो रेस्पिरेशन वाले जो एंजाइम होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से संलग्न होते हैं, और वो जो है वो मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब फूड का इस्तेमाल कर कर उससे एटीपी का बनाना, ठीक है। फास्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन, फास्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है एटीपी का निर्माण, और ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीजन का उपयोग करके। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए जो एटीपी बनाने की प्रक्रिया होती है उसके एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन पजेस स्पेसिफिक एंटीजन, सेल मेम्ब्रेन में विशिष्ट एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं, और ये कई बार आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं होते हैं बेटा, ठीक है। हमेशा पता है हमको कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हमेशा मेम्ब्रेन की आउटर फेस पर, बाहरी तल पर देखने मिलते हैं, ठीक है। याद है ना बेटा, हमने कहा था ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड होगा। ये हमेशा नेम प्लेट के समान व्यवहार करते हैं और बाहर देखने मिलते हैं। और ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में जो एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, वो सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं बेटा वो, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से कई सारे जनरल जो भी मेटाबोलाइट है, जो भी सिक्रेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मेम्ब्रेन से वो बाहर निकलता है, ठीक है। केमिकल स्टिमुलस का मेम्ब्रेन जवाब देती है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन एक ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी तुम्हें ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना हो, जब भी कभी तुम्हें ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना हो तो याद रखना, कभी भूलना मत ये चीज के ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का विसरण होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल आर दी ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल एकमात्र मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफ्यूज कर सकते हैं थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डोंट फॉरगेट इट के जब ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं तो हम मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मानकर चलते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन जब भी ऑस्मोसिस को शो करते हैं तो उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान मानकर चलते हैं, हालांकि वो ट्रूली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, पर तब भी हम समझने के लिए उसको मानकर चलते हैं। तो ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल केवल एकमात्र मॉलिक्यूल होते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन होती है, मतलब 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10% शुगर सॉल्यूशन से ये होगा 60% शुगर सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल केवल डिफ्यूज कर सकते हैं 10 शुगर मॉलिक्यूल, 90 वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर 60 शुगर मॉलिक्यूल, 40 वाटर पार्टिकल, और वाटर मॉलिक्यूल केवल डिफ्यूज हो सकते हैं अपने अधिक से अपने कम की ओर, क्लियर, याद रखना। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखा है कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है, ये ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, अब हम लोड क्या है, हम याद है आपको बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर में जो बातें की थी वही हम लोड की दोबारा आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कहा, हर एक सेल का अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। यदि उस सेल को आप सेम कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में डालोगे तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कहां पढ़ा था हमने, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में। यदि कॉन्सेंट्रेशन बाहर का अधिक होगा, बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होगा, तो सेल से वाटर बाहर निकलेगा, सेल सिकुड़ जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि आपने एक आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आपने हाइपोटोनिक बोले तो बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, सेल फूल जाएगी। और बहुत अधिक हाइपोटोनिक में रखा आपने एक आरबीसी को, तो वाटर अंदर आने पर सेल इतना अधिक फूल जाएगी कि वो फट भी जाएगी, ठीक है। तो सेल का बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के सॉल्यूशन में उसको आपने रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या परमिबिलिटी, किसी भी पदार्थ के लिए जो मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट या परमिबिलिटी वो किस बात पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, पोलरिटी एंड चार्ज, ठीक है, कि कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, उसका साइज क्या है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है कि नॉन पोलर सॉल्यूट है, इस पर निर्भर करता है। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो ऑस्मोटिक
कॉन्सेंट्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। वाटर को बाहर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकाल देंगे, उन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जितनी बातें बता रहा हूं मैं बेटा, याद रखना कि मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाता हूं ना, तो मैं बायोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा यहां कवर करता हूं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं भूलना इसमें। आपको मेरे क्रम के अनुसार पढ़ना है, 360 आउट ऑफ 360 आएगा, ठीक है। आरबीसी का श्रिंक कर जाना, क्रीनेशन किसमें होता है? ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। आरबीसी का बस्ट हो जाना, ये कब होता है? प्योर सॉल्वेंट में आरबीसी को डाल दोगे या लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डाल दोगे तो आप फूल के फट जाएगी, इसे बोलते हैं प्लाज्मोप्टाइसिस बोलते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग करता है, बल्क ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। एंड देखो, जब मेम्ब्रेन, जब एक, अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, एक्सोसाइटोसिस हुआ तो एक थैली आई, मेम्ब्रेन से जुड़ी, केमिकल बाहर निकाल दिए उसने, केमिकल उसने बाहर निकाल दिए, केमिकल उसने बाहर निकाल दिए, केमिकल बाहर छोड़ दिए उसने, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का साइज बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बढ़ गया, क्योंकि ये जो थैली जुड़ी है उसकी मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गया। लेकिन अब एक चीज और भी हुई, बाहर से कोई केमिकल अंदर आया तो मेम्ब्रेन अंदर की ओर झुकी है, अंदर की ओर झुकी है, केमिकल अंदर आया, आगे जाके क्या हुआ? ये टूट गया, ऐसे केमिकल इसके अंदर आ गया, तो मेम्ब्रेन का ये हिस्सा गायब हो गया। मतलब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग करता है, एंड एक्सोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन का साइज बढ़ता है और एंडोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन का साइज कम होता है, ठीक है, क्लियर। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा, क्योंकि अब अगला जो हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफर करता है इससे, ठीक है। अगला हिस्सा हम पढ़ने वाले किस पे पढ़ेंगे? अगला हम पढ़ेंगे बेटा जो है वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी लॉन्ग, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो पहले ना, ये इतने समय के बाद अब लेक्चर जो है वो 1 घंटे का आज लेक्चर लिया मैंने, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हिस्सा जहां कवर हुआ है वहां पे छोटा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेक्चर 2.5 घंटे का भी हो जाए, तो बर्दाश्त कर लेना। आज तो बड़ी खुशी मना रहे हो कि सर ने आज 1 घंटे में ही छोड़ दिया हमको, है ना। 1 घंटा क्या, पिछला कुछ छूटा है वो कवर करना, डीपीएस को रिवाइज करना, ठीक है। चलो बेटा ना, मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना बेटा ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।